तो चलिए आज हम देखते हैं कौन सा टॉपिक है, गांव, शहर और व्यापार। गांव, शहर और व्यापार। चलिए देर नहीं करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। और स्टोरी है लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। इस एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब देखकर मजेदार लग रहा था। प्रभाकर को ये सब देखकर क्या लग रहा था? मजेदार लग रहा था। तो अब देखिए कि इसमें क्या राज छिपा हुआ है, क्या जो है यह चैप्टर हमें क्या सिखाना चाह रही है। लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग अब बता रहा है कि जो लोहा, जिसे लोहार गरम करके हथियार बनाता था, तो यह प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था हमारी लाइफ में? क्या जब से हम बॉर्न हुए, जब से का पृथ्वी पे जीवन शुरू हुआ है, तब से लोहे का विकास हुआ है क्या? तब बोल रहा है कि लोहे के औजार और खेती। लोहे के प्रयोग, लोहे का प्रयोग आज आम बात है। आम मतलब साधारण बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। बोल रहा है कि जो लोहे की चीजें हैं वो हमारी जिंदगी का रोजमर्रा मतलब रोज में यूज में आता है। आप देखते होंगे, क्या आप अपने आसपास लोहे की वस्तुएं बने हुए देखते हैं और आप उसका किसी न किसी रूप में हर दिन इस्तेमाल करते होंगे। चाहे तो वो लोहे के दरवाजे हों या फिर हमारे जो साइकिल होते हैं, जो हमारी गाड़ियां होती हैं, उसमें भी लोहे का प्रयोग किया जाता है। हमारे जो दरवाजे, ग्रिल, मेन जो ग्रिल होते हैं, रेक होते हैं, हम अक्सर कील होता है या फिर स्टेपलर होता है, जो ये सब सभी में लोहे का प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है कि आज हमारे लाइफ में लोहे का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इस महाद्वीप में लोहे के प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ? 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार बड़ी और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। बोल रहा है कि जो महापाषाण काल के कब्र थे, उसमें लोहे के जो औजार हैं बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके। हमने पढ़ा था कि जो महापाषाण काल है उसके जो आज जो मृत शरीर होता था, जो आदमी मर जाते थे, उसके साथ उसके यूज के बहुत सारे सामान को उनके साथ दफना दिया जाता था और साथ में उनके खाने की भी वस्तुओं को दफनाया जाता था। और उनके जो महापाषाण काल था उसकी विशेष पहचान ये थी कि उनके कब्रों के ऊपर एक बड़े से शिला रख दिए जाते थे, ताकि दूसरे को पहचान में आए, समझ में आए कि यह इस परिवार का यह शिला है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। बोल रहा है कि 3000 पहले तो स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही देखा गया कि इससे बहुत ही कुछ कृषि में बहुत ही अच्छी तरह से उसका उपयोग होने लगा। उससे कृषि कृषि की उपज बढ़ गई, क्योंकि उससे खेतों की जुताई बराबर होने लगी, पेड़ों की कटाई बहुत ही आसानी तरीके से होने लगी। तो इस कारण खेतों का विकास होने लगा। कृषि का विकास होने लगा। जब कृषि का विकास होने लगा तो लोहे का उपयोग वो तेजी से बढ़ने लगा। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। इसमें जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, जिसे हम चिमटा जिसे पकड़ते हैं, और ये जो हलों के फाल है, ये देखिए ये हलों के फाल है। इसमें लकड़ी को फंसा के यहाँ से ये लकड़ी को फंसा दिया जाता है और इसे मिट्टी की गुड़ाई की जाती है। ये फाल है और ये हंसियां है जिससे कि फसलों को कटाई की जाती है। तो अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई या बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। बोल रहा है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक और मुख्य कार्य था, वह था सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं और उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था।
बोल रहा है कि एक राजा को अगर कोई समृद्ध गांव नहीं मिलता था, राजा के अंदर राज्य के अंदर अगर समृद्ध गांव नहीं रहता था, तो क्या होता था, राजा को अपना राज्य चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि राजा उन गांव से क्या करते थे, कर वसूलते थे, और उसी कर को, अपने कर को, वही टैक्स को क्या करते थे, अपने सैनिकों को देते थे, अपने एम्प्लॉयज को देते थे, अपने खर्चों में, हथियारों में उसे खर्च करते थे। लेकिन अगर उनको कोई टैक्स नहीं देगा तो वो उतना खर्च कहाँ से करेंगे। कोई भी शक्तिशाली राजा जब तक उनके पास बहुत सा टैक्स की वसूली नहीं होगी तब तक वो क्या करते थे, वह एक समृद्ध राजा नहीं बन सकते थे। तो बोल रहा है कि राजा के लिए समृद्ध गांव बहुत ही आवश्यक था। जिस तरह कृषि के विकास में नए नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। बोल रहा है कि उस समय जो, इस समय सिंचाई के लिए नहरें, सिंचाई के लिए क्या बनाई गई, नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम जलाशय मतलब जिसे मैनमेड बनाया गया है। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिख गए हैं, खाली स्थानों को भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। यहाँ पे देखिए, तो आप देख सकते हैं कि सिंचाई में आए परिवर्तन, खाली स्थानों को सही वाक्य भरो। यहाँ से सही वाक्य को यहाँ पे हम भरेंगे। तो आप इसे भरकर हमें सेंड करिएगा कि इसे पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया। ठीक है। गांव में कौन रहते थे, गांव में कौन रहते थे, बोल रहा है कि एक गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को बेल्लाल, बेल्लाल, बेल्ला, बेल्ला, हाँ, साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास, कड़ैसियार और आदिमई, आदिमई कहलाते थे। बोल रहा है कि जो दक्षिण उत्तरी हिस्सों में गांव में कौन कौन रहते थे। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो तमिल क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र में जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, जिनके पास जमीन रहता, जो जमीन के मालिक होते थे, भूस्वामी मतलब जो जमीन के मालिक हैं, तो उन्हें बेल्ला बोला जाता था। क्या बोलते हैं, बेल्ला। साधारण जो हलवाओं को उनवार, और जो भूमिहीन मजदूर होते थे, जो मजदूर होते थे जिनके पास स्वयं का जमीन नहीं होते थे, उन्हें दास, कड़ैसियार या आदिमई कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो उत्तरी क्षेत्र में क्या होता था, जो ग्राम का प्रधान व्यक्ति उसे क्या बोला था, ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग कई पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। उस समय डेमोक्रेसी थी नहीं, प्रजातंत्र था नहीं, तो उस समय क्या था, एक ही परिवार के लोग बहुत दिनों तक ग्राम भोजक बने रहते थे। ये थे यही, यानी कि एक ही, यह पद आनुवंशिक था, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम करते थे। बोल रहा है कि जो राजा होते थे, वो जो गांव के जो सबसे प्रमुख होता था, और गांव में सबसे प्रमुख वही होता था जिसके पास अधिक के धन होता था, अधिक के भूमि होता था। तो राजा भी उसे ही कर वसूलने का कार्य देता था, राजा भी उसे ही कर वसूलने का कार्य दे देता था। और जिसे कर वसूलने का कार्य दे देता था, उसे उस राज्य में, उस क्षेत्र में, उस गांव में वहां का न्यायाधीश का भी, न्याय देने का भी अधिकार दे देता था, और पुलिस मतलब कि वह गांव की सुरक्षा भी देता था, गांव के झगड़ों का निपटारा भी करता था और कर भी वसूलता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, और ग्राम भोजक तो होते थे और अलावा कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति
कहते हैं, उन्हें गृहपति कहते हैं। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। और है कि भूस्वामी तो जिनके पास बहुत सारे जमीन होते थे, उन्हें ग्राम भोजक बोला जाता था। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे किसान होते थे, उन्हें गृहपति कहा जाता था। इसमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। अभी हमने देखा कि जो जो तमिल क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र में जिनके पास अपना स्वयं का जमीन नहीं हो, उसे मजदूर, दास, कड़सियार, अधिमई कहा जाता है। वहीं पे उत्तर भारत में जिसके पास जमीन नहीं होता था, तो वह क्या करता था, दास या कर्मकार आदि थे। इन्हें दास कर्मकार कहते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। बोल रहा है सभी सभी गांव में लगभग लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर होते ही थे। इसे नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं तमिल, प्राचीन तमिल रचनाएं। तो अभी हम देख ही लेते हैं इसे भी कि प्राचीन तमिल रचनाएं क्या क्या थी। तमिल 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 की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वाले लोग जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वो संगम साहित्य में पाए जाते हैं। बोल रहा है कि इन्हें ये जो तमिल रचनाएं हैं, तमिल रचनाएं क्या है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, जो तमिल क्षेत्र है, जो हमारा भारत का दक्षिण पार्ट है, तो वहां पे जो साहित्य लिखे गए, जो प्राचीन साहित्य, उसे संगम साहित्य बोला जाता है। तो संगम साहित्य बोलने के पीछे घटना क्या है कि इसकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई। इनकी रचना कब हुई, 2300 साल पहले। इसे संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया। मदुरै में बहुत सारे कवियों ने अपना संगम मतलब कि अपना सभा बुलाई, उसमें इसका संकलन किया गया संगम साहित्य का, इसीलिए उसे संगम साहित्य कहा गया। आहत सिक्के, जिसे अभी हम पंच कॉइन भी कहते हैं, पंच मार्क कॉइन। तो आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं। बोल रहा है कि ईसा के आरंभिक सदी तक ये क्या रहे हैं, प्रचलन में रहे हैं। तो ये किस प्रकार आहत सिक्के बनाए जाते थे, तो वो क्या किए जाते थे, जो मेटल होता था, मेटल को जोर से उस पे, जैसे हम सील लगाते हैं, उसी प्रकार वैसे ही जोर से पत्थर से जो उनके जो वो फ्रेम रहता था, जिससे वो जोर से उसे पीटते थे, तो वो जो उनका डिजाइन उस फ्रेम में रहता था, वो जिस धातु पे, जिस मेटल पे वो पीटते थे, उस पे वो अंकित हो जाता था। जिस प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं, इस प्रकार के डिजाइन, इसे आहत सिक्के मतलब इसे जोर से मार कर बनाया जाता था, तो इसे आहत सिक्के बोला जाता है। सिक्के, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं, एक दो नहीं, हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। बोला जो सबसे पुराना आहत सिक्का था वह लगभग 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिए गए हैं। जो ये सिक्के हैं ये लगभग 500 साल तक चले। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियां को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का बोला जाता है। आहत मतलब मार कर बनाया जाता था, इसीलिए इसे आहत सिक्के बोला जाता है। विनिमय के अन्य साधन, संगीत साहित्य,
तो हमने ये देखा। अब इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र। तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ टॉपिक तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।